हेलो स्टूडेंट्स। हमने कल तक जो पढ़ा वो पढ़ा कि क्लोरोफाइसी के अंदर क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर ऑर्डर वॉल्वोकेल्स पाया जाता है। उसके हमने दो मेंबर्स पढ़े। पहले क्लेमाइडोमोनास पढ़ा और फिर उसके बाद वॉल्वॉक्स पढ़ा। दोनों ही मेंबर्स कौन से ऑर्डर के थे? वॉल्वोकेल्स के। तो क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय था, वॉल्वॉक्स बहुकोशिकीय था। एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय सिनोबियम तक के विकास को वॉल्वॉक्स में ये विकास कैसे होता है, कैसे इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स होते हैं वॉल्वोकल्स में कि एक कोशिकीय थैलस से बहुकोशिकीय थैलस बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन वॉल्वोकेल्स। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि वॉल्वोकेल्स के अंदर एक कोशिकीय थैलस से बहुकोशिकीय थैलस का विकास किस तरह से हुआ है, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वॉल्वोकेल्स के अंदर कोशिका में अपने आप में भी और एक पूरे के पूरे ग्रुप के रूप में भी विकास होता है। और ये मेनली दो तरह से विकास होता है कि एक तो थैलस में इनके विकास होता है, दूसरा इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर विकास दिखाई देता है, विकास की प्रवृत्ति दिखाई देती है। पहले थैलस में दिखाई देती है, दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के अंदर इनके विकास की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो हम दोनों ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि थैलस में किस तरह से विकास दिखाई देता है, वॉल्वोकेल्स के अंदर थैलस कैसे आगे से आगे कॉम्प्लेक्स होता जाता है, कैसे उसके अंदर विकास होता है। तो सबसे प्रिमिटिव थैलस जो है वो माना जाता है क्लेमाइडोमोनास का या स्फेरेला का। ये दोनों ही एक कोशिकीय होते हैं और दोनों में कशाभिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि दोनों ही मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, दोनों में गति पाई जाती है। इस एक कोशिकीय थैलस से बहुकोशिकीय चल सिनोबियम का निर्माण जो कि वॉल्वॉक्स में होता है, उसके बीच में जितने भी स्टेप्स हैं, यानी कि जितने भी मेंबर्स का थैलस हैं, वो पूरे का पूरा डेवलपमेंट वॉल्वोसिन लाइन कहलाता है। क्लेमाइडोमोनास से शुरू करें और वॉल्वॉक्स तक जब हम पहुंचते हैं तो बीच में और बहुत सारे मेंबर्स आते हैं जिनका थैलस इन दोनों के बीच की स्थिति में आता है। तो ये पूरी की पूरी जो विकास की लाइन है, इवोल्यूशनरी लाइन जो है, इसको हम कहते हैं वॉल्वोसिन लाइन। इसमें सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास है, उसके बाद बीच में आता है ऑल्टमेंसिएला, फिर आता है गोनियम, पेंडोराइना, उसके बाद यूडोराइना, फिर प्लियोडोराइना, फिर प्लियोडोराइना की एक और स्पीशीज कैलिफोर्निका, उसके बाद लास्ट में आता है वॉल्वॉक्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये वॉल्वोकेल्स के मेंबर हैं। ये अलग अलग क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं जो कि ऑर्डर वॉल्वोकेल्स के अंदर आते हैं। या तो क्लेमाइडोमोनास स्टार्टिंग होगी या स्फेरेला स्टार्टिंग होगी। यहाँ पर ये क्लेमाइडोमोनास से स्टार्ट किया हमने, तो ऑल्टमेंसिएला, गोनियम, पेंडोराइना, फिर यूडोराइना, फिर प्लियोडोराइना, प्लियोडोराइना कैलिफोर्निका, फिर वॉल्वॉक्स। या फिर स्फेरेला से होगी शुरुआत, ऑल्टमेंसिएला, गोनियम, पेंडोराइना, यूडोराइना, प्लियोडोराइना और प्लियोडोराइना कैलिफोर्निका, उसके बाद वॉल्वॉक्स। कोई भी पैटर्न हो, लेकिन बीच में जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं वो सारे मेंबर्स एक कोशिकीय से ही बनते हैं। और इनका बेसिक फैक्टर जो है फॉर ग्रेजुअल डिफरेंशिएशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द थैलस, मतलब इनके जो ये जो थैलस में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ये जो एक कोशिका से बहुकोशिकीय थैलस बनता है, ये कैसे बनता है कि इन कोशिकाओं में हमेशा साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। टेंडेंसी ऑफ द सेल्स टू रिमेन यूनाइटेड, मतलब कोशिकाओं में साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे कि एक कोशिकीय थैलस से बहुकोशिकीय थैलस बनते हैं। जब बहुकोशिकीय थैलस बनते हैं तो क्या होता है? कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और फिर उससे जब एक साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी उसको हम कहेंगे कॉलोनी, और कॉलोनी का जब और संख्या बढ़ेगी तो कॉलोनी का साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो हो सकता है उसकी शेप में भी चेंज आ जाए और धीरे धीरे कोशिकाओं के कार्यप्रणाली में भी चेंज आता है। तो इस तरह से इवोल्यूशन होता है वॉल्वोकेल्स के अंदर। अब स्टार्ट्स हम देखें तो सबसे पहले प्रिमिटिव जो है वो क्लेमाइडोमोनास है, जिसमें कि एक कोशिका पाई जाती है और वो पूरे की पूरी सारी जैविक क्रियाएं संपन्न करती है। उनमें किसी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। जब एक साथ
क्लेमाइडोमोनास की एक से अधिक कोशिकाएं जुड़ती हैं तो ओल्टमैन बनता है। ओल्टमैन के अंदर 4 कोशिकाएं हैं जो कि क्लेमाइडोमोनास की कोशिकाओं जैसी होती हैं और चारों कोशिकाएं जुड़ करके ओल्टमैन बनाती हैं। उसके बाद गोनियम आता है जिसके अंदर की 8, 16, 32 कितनी भी कोशिकाएं हो सकती हैं। उसके बाद फिर पेंडोराइना आता है। पेंडोराइना के अंदर भी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और इनका जो अरेंजमेंट है कोशिकाओं का धीरे-धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाता है। पेंडोराइना तक किसी भी प्रकार का श्रम विभाजन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। सारी की सारी कोशिकाएं कॉलोनी में एक जैसी होती हैं और सब जनन करने में सक्षम होती हैं और यदि सारी की सारी कोशिकाएं स्वतंत्र होती हैं, यदि कोई भी एक कोशिका कॉलोनी में से अलग हो जाए तो वो नई कॉलोनी बना सकती हैं। ये पेंडोराइना तक है। तो पेंडोराइना तक सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। उसके बाद यूडोराइना में आते आते कोशिकाओं में श्रम विभाजन भी दिखाई देने लगता है। उससे पहले हम देखें, देखो ऑल्टमैन की कॉलोनी में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 4 होती हैं जो कि क्लेमाइडोमोनास जैसी होती है और सारी एक ही प्लेन के अंदर अरेंज रहती हैं। गोनियम के अंदर 4, 16 या 32 कोशिकाएं होती हैं जो कि एक फ्लैट कर्व प्लेट के रूप में, वक्रीय प्लेट के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। फिर उसके बाद पेंडोराइना आता है। 16 से 32 कोशिकाएं होती हैं जो कि एक गोलाकार आकृति बनाती हैं और 3 डायमेंशंस के अंदर ये अरेंज रहती है लेकिन एक ही परत के अंदर होती है, सिंगल लेयर में होती है। यूडोराइना में 32-64 कोशिकाएं हो सकती हैं। अब ये गोल एक कॉलोनी बनाती है, खोखली और गोल। जैसे वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है खोखली और गोल, उसी तरह की इसकी कॉलोनी होती है, लेकिन यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या कम होती है और सारी कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो ये कोशिकाएं आपस में जुड़ती जा रही हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये प्रवृत्ति है कि वो साथ रहना चाहती हैं। अब यूडोराइना में आते आते डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देने लग जाता है, यानी कि श्रम विभाजन दिखाई देने लग जाता है। जैसे यूडोराइना एलिगेंस एक स्पेशीज है, उसके अंदर ये कहा गया कि ऊपर के अग्रभाग की जो 4 कोशिकाएं हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेती ही नहीं है, वो पूरी तरह से वेजिटेटिव रहती हैं और पीछे की जो पश्च भाग की कोशिकाएं हैं वो रिप्रोडक्शन करती हैं। इसी तरह से और आगे बढ़े प्लूडोराइना के अंदर आगे की कोशिकाएं छोटी होती हैं और हमेशा कायिक रहती हैं। वो अगर रिप्रोडक्शन में भाग लेती भी हैं तो केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और आगे बढ़े, प्लूडोराइना की एक स्पीशीज है कैलिफोर्निका। इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। इसमें ये कहा गया कि आधी मतलब जितनी भी कोशिकाएं हैं 32 से लेकर 128 कोशिकाओं का ये समूह होता है, एक सिनोबियम होता है। इसमें से आधी भाग की कोशिकाएं, एंटीरियर हाफ की कोशिकाएं छोटी होती हैं और पूरे समय कायिक ही रहती हैं, जबकि पोस्टीरियर भाग की कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। तो इस तरह से इनके अंदर श्रम विभाजन पाया जाता है। आई स्पॉट और स्टिग्मा ये भी पश्च भाग की कोशिकाओं में प्रोमिनेंट नहीं होते, यानी कि बहुत कम दिखाई देते हैं पेंडोराइना और यूडोराइना के अंदर। जबकि और आगे बढ़े और आगे विकास की तरफ देखें तो प्लूडोराइना और वॉल्वॉक्स के अंदर पश्च भाग की कोशिकाओं में आई स्पॉट पाया ही नहीं जाता है। तो इस तरह से पीक इन द इंक्रीज इन नंबर, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द थैलस वाज ऑब्जर्व्ड इन वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स तक आते आते पूरा पीक आ जाता है, यानी कि इसके आगे और विकास नहीं होता है। जितनी भी कोशिकाएं एक साथ रहनी है, 500 से लेकर 60,000 तक कोशिकाएं वॉल्वॉक्स के अंदर पाई जाती हैं और एक सिनोबियम बनाती है, एक कॉलोनी बनाती है। सारी की सारी कोशिकाएं आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा जुड़ी रहती हैं और वॉल्वॉक्स के अंदर पोलैरिटी पाई जाती है, ध्रुवता पाई जाती है। हम इसको कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि अग्रभाग की कोशिकाएं जनन में भाग नहीं लेती हैं, जबकि पश्च भाग की कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं, गोनिडिया बनाती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि वॉल्वॉक्स जो है वॉल्वोसिन लाइन का एंड है। क्लेमाइडोमोनास से ये लाइन शुरू होती है, इवोल्यूशन की विकास की ये लाइन क्लेमाइडोमोनास से शुरू होती है और ऑल्टमैनसिएला, यूडोराइना, पेंडोराइना, प्लूडोराइना होते होते वॉल्वॉक्स तक आकर के ये लाइन खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके आगे किसी भी तरह के सिनोबियम में मोटिलिटी नहीं पाई जाती है। तो यह है थैलस का विकास किस तरह से हुआ।
कि ये और डायग्राम से आप देखो, ये स्फेरेला है, ये भी एक कोशिकीय है, ये क्लेमाइडोमोनास है, ये भी एक कोशिकीय। दोनों की शेप में फर्क होता है, बाकी दोनों ही एक कोशिकीय होते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं और विकास जो है वो इन्हीं से शुरू हुआ है। ये क्लेमाइडोमोनास है, इससे ऑल्टमैन सिएला बना। ऑल्टमैन सिएला के अंदर 4 कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं। ये गोनियम बना, जिसमें कि 16 या 32 कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर ये 16 कोशिकाओं का गोनियम दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद ये पेंडोराइना आता है, जो कि 32 कोशिकाओं का हो जाता है। फिर यूडोराइना आता है, ये और कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और इसका आकार गोल हो जाता है। फिर ये प्लिडोराइना इलियोनेंसिस है, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं वेजिटेटिव होती हैं, बाकी कोशिकाएं रिप्रोडक्शन करती हैं। प्लूडोराइना कैलिफोर्निया के अंदर आधा आधा हो जाता है कि एंटीरियर भाग की कोशिकाएं रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती हैं, जबकि पोस्टीरियर भाग की कोशिकाएं रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं। और कोशिकाओं की संख्या भी आप देखो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। प्लूडोराइना में कोशिकाओं की संख्या 132 तक भी 128 तक हो जाती है। और इसके बाद फिर वॉल्वॉक्स आता है, ये रहा वॉल्वॉक, जहां पर की कोशिकाओं की संख्या 500 से लेकर 60,000 तक हो जाती है। और इनके अंदर पोलैरिटी बहुत क्लियर होती है, अग्रभाग वेजिटेटिव रहता है और पश्चभाग जनन में भाग लेता है। तो इस तरह से थैलस में वॉल्वोसिन लाइन के अंदर, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर के अंदर हमें इवोल्यूशन दिखाई देता है। सेकेंड पॉइंट आता है इवोल्यूशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स, कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और आमतौर पर वो आइसोगैमस होता है, और क्लेमाइडोमोनास होमोथैलिक होता है। आइसोगैमस रिप्रोडक्शन का मतलब कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 युग्मक आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने वाले दोनों युग्मक एक जैसे होते हैं और एक ही पेरेंट से आते हैं, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं होमोथैलिक आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। वो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास से जब आगे बढ़ते हैं तो गोनियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस तो होता है, दोनों गैमेट्स एक जैसे होते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग पेरेंट से आते हैं, यानी कि वो हेट्रोथैलिक हो गए। उसके और आगे बढ़े पेंडोराइना। पेंडोराइना के अंदर आइसोगेमस रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये आइसोगेमस और एनाइसोगेमस के बीच का होता है, क्योंकि इसकी कुछ स्पीशीज में आइसोगेमस होता है और कुछ स्पीशीज के अंदर एनाइसोगेमस होता है। जिनमें एनाइसोगेमस होता है उसके अंदर मेल गैमेट्स छोटे होते हैं और एक्टिव होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट्स बड़े होते हैं और स्लो होते हैं, पैसिव होते हैं। और होते दोनों गैमेट्स बाइफ्लैजिलेट ही हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, द्विकशाभिकीय होते हैं। तो इस तरह से पेंडोराइना के अंदर आइसोगैमी भी पाई जाती है और अनाइसोगैमी भी पाई जाती है। पेंडोराइना से आगे हम यूडोराइना में जब देखते हैं तो उसके अंदर मेल और फीमेल बहुत क्लियर कट अलग से दिखाई देते हैं। जो मेल गैमेट्स हैं वो संख्या में 64 तक हो सकते हैं। मेल गैमेट संख्या में एक साथ बनते हैं और 64 तक बनते हैं, जबकि फीमेल गैमेट एक कोशिका में एक ही बनता है, उसको हम एग कहते हैं। स्ट्रक्चर दोनों का यहाँ भी बाइफ्लैजिलेट द्विकशाभिकीय ही होता है, एग भी यहाँ पर द्विकशाभिकीय ही होता है। तो इस तरह से यूडोराइना के अंदर हेट्रोथैली पाई जाती है और गैमेट्स भी देखने में एक जैसे हैं, लेकिन साइज में डिफरेंस है और दोनों अलग अलग थैलस से आते हैं। अब जब वॉल्वॉक्स के अंदर आते हैं, यूडोराइना के बाद अगर वॉल्वॉक्स के अंदर रिप्रोडक्शन देखें तो वहां पर बहुत एडवांस ऊगैमी देखने को मिलती है। ऊगैमी के अंदर वहां हमने देखा था कि मेल गैमेट्स किसमें बनते हैं, एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं। एंथ्रीडिया में एक साथ बहुत सारे मेल गैमेट्स बनते हैं जो कि एक्टिव होते हैं और गतिशील होते हैं, उनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं। जबकि फीमेल गैमेट उगोनिया में बनते हैं और उगोनिया में एक ही एग बनता है। फीमेल गैमेट एक एट अ टाइम एक ही बनता है, यानी कि उगोनिया जो फीमेल गैमेटेंजिया है, मादा युग्मक धानी है, उसके अंदर एक ही युग्मक बनता है जिसको हम एग कहते हैं, और वो एग भी गोल होता है और उसके अंदर किसी प्रकार की कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं और वो वहीं रहता है, वो मादा युग्मक धानी में ही रहता है। नर युग्मक पानी में तैरते हुए उगोनिया तक पहुंचते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो इस तरह से वॉल्वॉक्स के अंदर बहुत विकसित प्रकार का ऊगैमस रिप्रोडक्शन पाया जाता है।
तो इस तरह हम देखें तो वॉल्वोकेल्स के अंदर आइसोगैमस से लेकर ऊगैमस तक का रिप्रोडक्शन पाया जाता है और वो भी स्टेप बाय स्टेप आगे विकास दिखाई देता है। तो ये है इवोल्यूशनरी ट्रेंड इन वॉल्वोकेल्स कि वॉल्वोकेल्स के अंदर किस तरह से विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। हालांकि फ्रिश ने इन पॉइंट्स को नहीं माना था क्योंकि उन्होंने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतनी यूनिफॉर्मिटी है आपस में सब मेंबर्स के कि हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। इसलिए फ्रिश ने इस लाइन ऑफ इवोल्यूशन को नहीं माना, लेकिन फिर भी वॉल्वोसिन लाइन ऑफ इवोल्यूशन अपना महत्व रखती है। यह है वॉल्वोकेल्स के अंदर किस तरह से विकास की प्रवृत्ति होती है। जब हम पूरी क्लोरोफाइसी पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कई लाइन्स है, कोई वॉल्वोसिन लाइन है, कोई टेट्रास्पोरिन लाइन है, कोई क्लोरोकोकिन लाइन है, अलग अलग लाइन्स हैं इवोल्यूशन की, वो पूरी क्लोरोफाइसी के अंदर आएंगे। तो हम पहले क्लास वाइज करेंगे, फिर उसके बाद पहले हम ऑर्डर वाइज लेंगे, उसके बाद पूरी क्लास को एक साथ इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पढ़ेंगे। सो थैंक यू।